जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कमोबेश तमाम राजनीतिक दल अपना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए हमेशा से करते रहे हैं। हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य वास्तव में सभी नागरिकों को सामाजिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक संसाधनों के न्याय संगत वितरण से है। और भारत जैसे जहां वर्णवादी व्यवस्था की जड़ें इतनी मजबूत हो और आर्थिक असमानता की खाई इतनी गहरी हो, वहां सामाजिक न्याय की परिकल्पना वास्तव में एक नागरिक को समान अवसर प्रदान करने और संविधान द्वारा उसको जो अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मौजूदा भारतीय राजनीति में राजनीतिक हिंदुत्व और छद्म राष्ट्रवाद की जड़ें इतनी मजबूत होती जा रही हैं कि सामाजिक न्याय की वास्तविकता पर एक विमर्श बहुत जरूरी है। और इस कथित सामाजिक न्याय के कंधों पर बैठकर एक इस देश में फांसीवादी सत्ता की स्थापना करने के लक्ष्य से अपनी मुहिम में लगे भारतीय जनता पार्टी के बहुजन विरोधी चेहरे को देखना बहुत जरूरी होता है। और मैं अपील करूंगा तमाम बहुजन मतदाताओं से कि वो भी इसे जरूर ध्यान में रखें जब वो मतदान के लिए घर से निकले। साथियों, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने अपने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसमें से 10 सवर्ण समाज के उम्मीदवार हैं। और अगर हम एनडीए की बात करें, 40 सीटों की बात करें, तो वहां 14 सवर्ण उम्मीदवार हैं, यानी 40 का 1/3% सवर्ण समाज का कब्जा है वहां उम्मीदवारी पर। उनकी आबादी जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 10% है बिहार प्रदेश में। तो जिनकी आबादी 10% है उनकी हिस्सेदारी 1/3 पर है। और अभी मैं रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी की पार्टी के उम्मीदवारों को इसमें ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ अभी 14 की संख्या आपको बता रहा हूं। अगर जहां तक मेरी जानकारी है एक और सीट सवर्ण समाज के कोटे में डालने का प्रयास चल रहा है और वो चिराग पासवान की पार्टी के थ्रू किया जाएगा, तो उम्मीदवारों की जो सवर्ण उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 15 हो जाएगी, यानी 1/3 से भी ज्यादा। अब हम बात करते हैं बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की, जहां 30 मंत्री हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत। तो वहां सवर्ण समाज से 9 मंत्री हैं, यानी जिनकी हिस्सेदारी 10% की है। मंत्रिमंडल में उनकी हिस्सेदारी 9 है, यानी 90% की हिस्सेदारी उनकी है। और पिछड़े और अति पिछड़े समाज को मिलाकर जातिगत जनगणना के नए आंकड़ों के अनुसार जिनकी आबादी 63% है, उस समाज से बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 12 मंत्री हैं, यानी 20% लगभग ये संख्या होती है प्रतिशत में अगर हम निकालते हैं तो। और जिस दलित समाज की आबादी बिहार में लगभग 20% है, उसके 7 मंत्री हैं। तो अगर हम सवर्ण समाज वाला फॉर्मूला और उसकी भागीदारी के हिसाब से उनकी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से उनकी भागीदारी का फॉर्मूला अगर यहां सेट करते हैं, तो दलित समाज को 20% की आबादी के हिसाब से कम उसके 14 से 15 मंत्री होने चाहिए थे। लेकिन वो हैं कितने? 7। और भाजपा की जो 17 उम्मीदवारों की सूची है उसमें एक भी महिला नहीं है। ये मोदी जी के नारी वंदन चंदन अभिनंदन स्कीम के तहत हुआ है शायद। तो आप अंदाजा लगाइए। और ये जो फिगर मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये वास्तव में सामाजिक न्याय है, या सामाजिक न्याय के नाम पर बहुजन विमर्श को धूमिल करने और बहुजन समाज के मानसिक शोषण का मार्ग प्रशस्त करने का एक हथियार है? आप इसे क्या समझते हैं?
इस वक्त इस बात पर चर्चा बहुत जरूरी है कि जो लोग जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते हैं, वो हिस्सेदारी देने में खुद कहां है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक किए गए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रादेशिक नेताओं ने इस बात का क्रेडिट लेने की कोशिश की कि जब जाति जनगणना का प्रस्ताव सदन में आया था तो भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। लेकिन हम जानते हैं, और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, कि जातिगत जनगणना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और वो कहां तक, अदालत के शीर्ष तक पहुंची। ये अलग बात है कि उसे सफलता नहीं मिली, और जब वो नाकाम हो गई तो मजबूरी में उसे फिर इसका क्रेडिट लेने की मुहिम चलानी पड़ी, क्योंकि उसे समाज में मुंह दिखाना था। और वो जानती है कि अगड़ी जातियों के दम पर वो सत्ता में तो क्या, एक पार्षद का चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है। तो ये चुनावी हिंदुत्व की पालकी उठाने के लिए उसको बहुजन समाज के लोगों की जरूरत है। भाजपा और आरएसएस एक बहुसंख्यक अधिनायकवादी राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, और वो भी बहुसंख्यक अधिनायकवाद में सवर्ण अधिनायकवाद का बोलबाला चाहते हैं, जहां इस देश के तमाम संसाधनों पर शासक वर्ग का, और उसमें भी खासकर सवर्ण वर्ग का कब्जा होगा, या फिर उनके वैचारिक पार्टनरों का कब्जा होगा, खासतौर से कॉरपोरेट घरानों का। और हम जानते हैं कि ये कॉरपोरेट घराना कौन सा क्लास होता है और वो किसके साथ होता है, तो किस विचारधारा के साथ खड़ा होता है। उसी दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ ये पूरी दुनिया का पैटर्न है कि दक्षिणपंथी विचारधारा रेडिकल हिंदुत्व, रेडिकल जायोनिज्म के साथ, रेडिकल, जहां भी रेडिकल विचारधारा होती है जिसके खिलाफ, वहां का कॉरपोरेट, पूरी की पूरी कॉरपोरेट लॉबी उसके संरक्षण के लिए खड़ी होती है, क्योंकि उसी में उसका फायदा होता है। क्योंकि दक्षिणपंथ का जो विचार है वो श्रमिक वर्ग का विरोधी भी है, और श्रमिक वर्ग के जो अधिकार हैं उसके हनन करने के लिए कॉरपोरेट क्या क्या कुछ करता है, कितना प्रपंच करता है, हम सब जानते हैं। तो साथियों, बिहार के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 17 उम्मीदवारों की सूची को सामने रखना बहुत आवश्यक है, और एनडीए की सूची को सामने रखना बहुत आवश्यक है कि क्या पिछड़े अति पिछड़ों को 63% की आबादी के हिसाब से टिकटों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, क्या उनके लोकसभा पहुंचने का रास्ता प्रशस्त किया गया है, और ये जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं मुरेठा वाले, उनके समाज के कितने लोग हैं। भाजपा ने उनको आगे इसीलिए बढ़ा रखा है, उनको फेस बना रखा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी है, और वो इस वक्त नीतीश कुमार के साथ है ऑलमोस्ट। तो नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से अवसान में भेजने के लिए नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी बहुत जरूरी है, इसलिए मुरेठा वालों को मुखौटा बनाकर रखा गया है। लेकिन धरातल पर इस 17 उम्मीदवारों की सूची में एक भी उस समाज का उम्मीदवार नहीं है जिस समाज से वो कथित मुरेठाधारी मुखौटा वाले नेताजी आते हैं। तो आप इनके विचारों में, इनकी कथनी में, इनकी करनी के विरोधाभासों को समझिए, और इस देश को बचाने की लड़ाई में, इस देश के लोकतंत्र को, संविधान के अधिकारों को बचाने की लड़ाई में, और फांसीवाद को परास्त करने की लड़ाई में जो ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ अपने आप को इंटैक्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक छोटी सी अपील कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचारों से जरूर अवगत कराएं। शुभ रात्रि।